हेलो एवरीवन, आपको फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। जैसे कि हम बात कर रहे थे एसआर कांटवा बुक के जो एग्रोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम क्या सोल्व कर रहे हैं, धान फसल। तो आज की क्लास में हम याद रखिएगा धान फसल से जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं तो उन सभी को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। इसलिए याद रखिएगा, एक बार वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लें, ठीक है। इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट आपके लिए कि अगर आप राजस्थान जीके और एग्रीकल्चर की क्लासेस लेना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर तो आपकी एक क्लास ही लग रही है, मान लीजिए एक सुबह एक शाम को, लेकिन आपको शाम की 2 क्लास कर दी गई है। एक इस चैनल पर लगेगी, एक आपकी सेकंड चैनल, मतलब आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक मैं आपको डाल रहा हूँ। सेकंड चैनल का नाम है, या आप सर्च भी कर सकते हो, एग्री बाय दीपक सर, आपको चैनल मिल जाएगा, या फिर आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके जस्ट बाद में, मतलब यहाँ पर आपकी 8 बजे क्लास लग रही है, तो आपकी 8:30 बजे जो क्लास है ये हमारे सेकंड चैनल पर लगेगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर क्लास लेना चाहते हैं तो 8:30 बजे आपको सेकंड चैनल पर आ जाना है। अभी आप यहाँ पर क्लास लीजिए, इसके जस्ट बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैनल पर, ठीक है। तो इस वीडियो को आप इन्जॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं सभी सिलेक्टेड है और आपको पसंद आएंगे, ओके। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको करने से पहले हम जो लास्ट में हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे उनको एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी कि ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड होता है या फिर जो ड्रिलिंग मेथड होता है, जो कि एक ड्रिल मशीन के द्वारा इसकी क्या की जाती है, बुआई की जाती है। तो इसमें जो बीज दर रखी जाती है ये क्या रखी जाती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि धान की बुआई करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग, तो ब्रॉडकास्टिंग में हम कितनी सीड रेट रखते हैं, बीज दर कितनी रखते हैं, तो ये रखते हैं 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर आपसे पूछता है ड्रिलिंग मशीन के द्वारा या फिर ड्रिलिंग विधि के द्वारा, तो इसमें कितनी रखी जाती है बीज दर, याद रखिएगा ये रखी जाती है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ओके। तो इसका राइट आंसर था फर्स्ट। इसके साथ साथ इसे भी हम देख लेते हैं कि धान की जो म्यूटेंट जो वेराइटी होती है, उत्परिवर्तित जो वेराइटी होती है वो कौन कौन सी होती है, याद रखिएगा। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसलिए आप इसे ज़रूर नोट कर ले। कौन कौन सी होती है, एक होती है जगन्नाथ, एक होती है सतारी। जगन्नाथ और सतारी क्या होती है, धान की उत्परिवर्तित वेराइटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे, जो कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल की नर्सरी तैयार करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो 1 हेक्टेयर आपको क्षेत्रफल दे रखा है इसके लिए आपको नर्सरी तैयार करनी है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि जो आप नर्सरी तैयार करोगे इसके लिए कितने क्षेत्रफल की आपको आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि याद रखिएगा, धान में हमेशा जो नर्सरी तैयार की जाती है ये इसका जो हेक्टेयर होता है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या होता है, 10वां हिस्सा लिया जाता है। जितना भी जो हेक्टेयर है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर हुआ, 2 हेक्टेयर हुआ या फिर 5 हेक्टेयर हुआ, तो उसका क्या करते हैं हम 10% जो हिस्सा होता है उसको हम नर्सरी के लिए उपयोग में लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है 1 हेक्टेयर के लिए, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए कि अगर आपको 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल दे रखा है तो इसका 10वां भाग कितना होगा। 100 वर्ग मीटर होगा, 500 वर्ग मीटर होगा, 1000 वर्ग मीटर होगा या फिर 1500 वर्ग मीटर होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है 1 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है, याद रखिएगा 10,000 वर्ग मीटर होता है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो याद रखिए 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, ये होते हैं 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। अब आपको इसका पता लगाना है 10वां हिस्सा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि जितना भी जो है क्षेत्रफल होता है उसका 10वां हिस्सा क्या लिया जाता है, नर्सरी के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 का भाग दे देंगे, तो क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, मतलब जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा 1000 वर्ग मीटर। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए धान की जो नर्सरी तैयार करने के लिए जो जगह की आवश्यकता होती है, जो क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, वो कितने की होती है, ये होती है 1000 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। कैसे हमने सोल्व किया ये तो अभी आपको हमने बता ही दिया है, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में धान की नर्सरी तैयार करने के लिए डेपोक विधि किस देश से प्रचलन में आई थी। मतलब जो डेपोक विधि को यहाँ पर लाया गया था भारत में, ये किस देश से लाया गया था या फिर किस देश से एडॉप्ट किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेपोक विधि है क्या। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि डेपोक विधि क्या होती है। याद रखिएगा, धान में जो नर्सरी हम तैयार करते हैं तो उसी का एक क्या होता है, एक प्रकार की विधि होती है। धान की नर्सरी तैयार करने की एक प्रकार का मेथड होता है, एक प्रकार की विधि होती है, जिसमें क्या होता है कम समय में पौध तैयार हो जाती है और मात्र कितने दिन में, 11 से 13 दिन में ये इसकी जो नर्सरी है तैयार हो जाती है। मतलब जो पौध है ये ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो जाती है। कितने दिन में पौध तैयार हो जाती है, 11 से 13 दिन के समय में। ठीक है, तो ये हुआ इसके बारे में बेसिक। अब हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि जो ये डेपोक विधि को लाया गया था भारत में, ये कहाँ से लाया गया था। अगर आपको पता है तो जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि इंडोनेशिया, ताइवान, इजराइल या फिर फिलीपींस। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है जो डेपोक विधि है ये कहाँ से ली गई थी, ये ली गई थी याद रखिएगा फिलीपींस से ली गई थी। कहाँ से लिया गया था, याद रखिएगा भारत में से फिलीपींस में ली गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि धान की नर्सरी तैयार करने के लिए वेट मेथड, आर्द्र विधि में रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मेथड दिया गया है नर्सरी तैयार करने का, वो दिया गया है याद रखिएगा वेट मेथड। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो पौध तैयार हो जाती है इसमें कितना दिन का समय लगता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे दिन में समय पूछा गया है कि 14 दिन में, 15 से 20 दिन में, 20 से 25 दिन में या फिर 25 से 30 दिन में। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, एक होता है डेपो जिसमें हमने अभी जाना था कि इसमें क्या होता है 11 से 13 दिन में पौध तैयार हो जाती है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता चल गया। लेकिन अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि जो आर्द्र विधि होती है तो इसमें जो पौध तैयार होती है ये होती है याद रखिएगा 20 से 25 दिन में। जो पौध तैयार होती है ये कितने दिन लगते हैं इसमें पौध तैयार होने में, 20 से 25 दिन लग जाते हैं। कौन से मेथड में, आर्द्र विधि में। ठीक है, याद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि डेपोक विधि में धान की नर्सरी रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, मतलब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन को आप जब समझोगे तभी उसका राइट आंसर दे पाओगे। तो इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्वेश्चन को कि मान लीजिए आपने नर्सरी तैयार की और ये आपका फील्ड है। ठीक है, ये आपका फील्ड है और ये आपकी नर्सरी है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें पौध लगाने के लिए क्या करते हैं, इसमें इसकी छोटी छोटी पौध को हम यहाँ पर हम लगाते हैं। ठीक है, मतलब जो इसकी जो प्रारंभिक स्टेज होती है 11 से 15 दिन मान लीजिए या फिर 1 मंथ आप मान लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम होता है 1 मंथ कि 1 मंथ में क्या करते हैं हम इसके छोटे क्षेत्र में हम इसे ग्रो करते हैं। जब तक क्या होगी, जो पौध होती है वो छोटी छोटी होती है तो वो आसानी से आ जाती है। ठीक है, उसका जो 10% हिस्सा होता है उसमें आसानी से आ जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, याद रखिए इसमें हम क्या करते हैं उसको आवश्यकता अनुसार उसको फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, उसको क्या करते हैं इरिगेशन हम देते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो शुरुआती अवस्था हम क्या करते हैं नर्सरी में तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि ये जो पौध है जिन्हें हमने नर्सरी में लगाया हुआ है ये मेन फील्ड में, जो हमारा मेन खेत है जिसमें हम क्या करेंगे धान को बोएंगे, तो उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है। मतलब ये ट्रांसफ़र करने के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हमने आपको बताया कि डेपोक विधि में तो क्या होता है कि ये जो छोटी पौध होती है जो कि ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो जाती है मात्र 11 से 13 दिन में। लेकिन सॉरी, यहाँ पर यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, वैसे याद रखिएगा यहाँ पर 11 से 13 दिन तो डेपोक विधि में लग रहा है। डेपोक विधि में कितने लग रहे हैं, 11 से 13 दिन का समय। और अगर आपसे पूछता है याद रखिएगा वेट, तो इसमें कितने दिन का समय लग रहा है, 20 से 25 दिन का समय। ठीक है, दोनों क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है विधि में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है वेट, तो वेट में होता है 20 से 25 दिन का समय। और अगर आपसे पूछता है डेपो, तो डेपो में केवल और केवल समय लगता है 11 से 13 दिन का समय। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें आपसे पूछा गया है कि धान की रोपाई के कितने दिन बाद, धान की रोपाई के कितने दिन बाद प्रोपेनिल स्टाफाइम 34 खरपतवारनाशी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वीडिसाइड दिया गया है और वो कौन सा है, स्टाफाइम 34 मतलब प्रोपेनिल। तो इसका आप प्रयोग कब करोगे खेत में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे। ठीक है, तो 2 से 4 दिन बाद, 6 से 8 दिन बाद, 10 से 14 दिन बाद या फिर 2 सप्ताह बाद। तो अब यहाँ पर आप कैसे इसे सॉल्व करोगे,
याद रखिएगा, सबसे पहले तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान की फसल के लिए सबसे जो प्रमुख खरपतवारनाशी होता है, सबसे प्रमुख खरपतवारनाशी होता है वो कौन सा होता है, तो उसको आपको बताना है। याद रखिएगा ब्यूटाक्लोर या मैचेटी। आप इसे ज़रूर नोट कर ले कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे जो प्रमुख जो शाकनाशी होता है या फिर जो वीडीसाइड होता है, खरपतवारनाशी होता है धान फसल का, वो कौन सा होता है, वो होता है ब्यूटाक्लोर। क्या होता है? ब्यूटाक्लोर, जिसे मैचेटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो आपने नोट कर लिया। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि जो प्रोपेनिल स्टाफ है 34 है, इसका प्रयोग कब किया जाता है धान की फसल में। तो याद रखिएगा, इसका जो प्रयोग किया जाता है ये क्या है 6 से 8 दिन बाद। कितने दिन बाद में किया जाता है? 6 से 8 दिन बाद में इसका प्रयोग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि धान के पौधे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में क्रेसेक किस रोग के कारण होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो क्रेसेक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे ही देखने को मिलता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें क्रेसेक अवस्था देखने को मिलती है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, याद रखिएगा सभी लेवल का क्वेश्चन है ये। आपको चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेट की हो, ICAR हो, BHU या फिर कोई सी भी एग्जाम हो, ठीक है, सभी में ये क्वेश्चन कॉमन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लगातार पूछा गया है। तो इसे आप ज़रूर नोट कर ले कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें क्रेसेक अवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरियल लीफ फ्लाइट, BLB मतलब बैक्टीरियल लीफ फ्लाइट। सेकंड में आपको क्या पूछा गया है? बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिग। थर्ड है ट्रुंग्रो वायरस और फोर्थ है फास्ट स्मट। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें क्रेसेक अवस्था देखने को मिलती है। तो इसे आप डायरेक्ट नोट कर लीजिए कि जो बैक्टीरियल लीफ फ्लाइट कौन सा रोग है, बैक्टीरियल लीफ फ्लाइट। तो इसमें क्या होता है, याद रखिएगा क्रेसेक अवस्था देखने को मिलती है। कौन सी अवस्था देखने को मिलती है? क्रेसेक अवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस कीट के द्वारा धान का टुंगरो वायरस रोग फैलता है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? ट्रांसमिटेड मतलब किसके द्वारा ये फैलाया जाता है। ठीक है, ट्रांसमिटेड का मतलब होता है फैलाया किसके द्वारा जाता है। मान लीजिए ये तो रोग हो गया, लेकिन इसको फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसको जो फैलाने का कार्य करता है ये कौन है। गाल मीजे, लीफ रोलर है, ग्रीन लीफ होपर है, फिर गंदी बग है। आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या होगा कि जो टुंगरो वायरस है इसको फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसने भी कमेंट किया है C उसका राइट आंसर है। इसको जो फैलाने का कार्य किया जाता है ये किया जाता है ग्रीन लीफ होपर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है ग्रीन लीफ होपर के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि धान में डेड हर्ट और व्हाइट हेड किस कीट के प्रकोप के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कीट है जो कि डेड हर्ट और व्हाइट हेड जो रोग होता है ये पैदा कर देता है। तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे, वो होता है याद रखिएगा स्टेम बोरर या फिर तना भेदक होता है। तना भेदक होता है, छेदक नहीं बल्कि भेदक होता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हो, तना छेदक। ठीक है, वैसे शायद ये दोनों एक ही होते हैं, तना छेदक या फिर तना भेदक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आपको बस यहाँ पर यह याद रखना है कि जो रोग होते हैं डेड हर्ट और वाइट हेड ये किसके कारण होते हैं। याद रखिएगा ये होते हैं तना छेदक के कारण होते हैं। ठीक है, याद रख पाओगे, कोई क्वेश्चन है इसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा एक कॉमन क्वेश्चन है, वैसे ये कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका भी आपको याद रखना होगा कि धान के पौधे के कल्लों में रूपहाला तना या फिर प्याजी पत्ती। क्या पूछा गया है कि जो सिल्वर सूट और ओनियन लीफ है ये लक्षण किस कीट के कारण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ सिम्टम दिए गए हैं किसी कीट के, कि ये जो यहाँ पर सिम्टम आपको दिए गए हैं, ये जो लक्षण यहाँ पर आपको दिए गए हैं, क्या सिल्वर सूट और ओनियन लीफ ये किसके होते हैं या फिर किसके कारण होते हैं। ठीक है, इसका रीज़न आपसे पूछा गया है। तो पहले हम इसके जानने के लिए हम ऑप्शंस देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसके राइट आंसर को जानेंगे कि धान का हिस्सा रोग, गालमीज रोग, सफ़ेद मक्खी या फिर गंदी बग कीट। तो हमने अभी आपको एक विशेषता बताई थी, वो क्या बताई थी, सिल्वरी सूट या फिर ओनियन लीफ। ठीक है, तो ये जो विशेषता होती है, ये जो लक्षण होते हैं ये किसके होते हैं, याद रखिएगा ये होते हैं गालमीज कीट के होते हैं। किसके होते हैं? गालमीज कीट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धान के ग्रास स्टंट रोग का वाहक कौन सा होता है।
ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन है जो कि आपसे रोगों से संबंधित है, क्योंकि ये रोगों से क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बेशक आपको अब जो आप नॉर्मल पढ़ते हो, बेसिक आप पढ़ते हो धान के बारे में, उनसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि आजकल जो ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रोगों से ही पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनको ज़रूर आप एक बार देख ले, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि धान के ग्रास स्टंट रोग का वाहक कौन सा होता है, तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे कि अगर आपसे पूछता है कि धान के ग्रास स्टंट रोग का वाहक, तो वो कौन सा होता है, याद रखिएगा वो होता है ब्राउन प्लांट होपर होता है। कौन सा होता है, ब्राउन प्लांट होपर होता है, मतलब BPH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि धान मतगुण मतलब गंदी बग कीट पौधे की कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है। याद रखिएगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि जो गंदी बग कीट होता है ये पौधे की कौन सी अवस्था पर सबसे ज़्यादा आक्रमण करता है। तो यहाँ पर आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे क्योंकि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, जो गंदी बग कीट होता है ये कौन सी अवस्था पर सबसे ज़्यादा आक्रमण करता है, तो ये करता है दूधिया अवस्था पर करता है, मिल्किंग स्टेज पर करता है। याद रखिएगा, इसे आप ज़रूर नोट कर ले कि कौन सा कीट होता है, गंदी बग कीट कौन सी अवस्था पर सबसे ज़्यादा आक्रमण करता है, ये करता है दूधिया अवस्था पर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है और लगभग आपको आता होगा ये क्वेश्चन कि बासमती चावल के 1000 दानों का वजन कितने ग्राम होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, 1000 दानों का वजन। 1000 दानों का वजन होता क्या है, एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा, एक होता है टेस्ट वेट, एक होता है सीड इंडेक्स। क्या आपने पढ़ा है, याद रखिए, एक होता है टेस्ट वेट, एक होता है सीड इंडेक्स। अब ये दोनों होते क्या हैं, तो याद रखिएगा, टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 दानों का वजन। अगर आपसे पूछता है 1000 दानों का वजन, तो 1000 दानों का जो वजन होता है ये क्या होता है, टेस्ट वेट होता है। और अगर आपसे पूछ लिया था, याद रखिएगा, 100 दानों का वजन, तो ये क्या होता है, याद रखिएगा, ये होता है सीड इंडेक्स होता है। ठीक है, याद रख पाओगे कि 100 दानों का वजन सीड इंडेक्स कहलाता है, 1000 दानों का वजन टेस्ट वेट कहलाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जान ही गए कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बासमती चावल के 1000 दानों का वजन मतलब टेस्ट वेट क्या होता है। तो बासमती चावल का जो टेस्ट वेट होता है ये कितना होता है, 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओराइजा सेटाइवा जो कि डिप्लॉइड स्पीसीज होती है, इनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है। क्या पूछा गया है, क्रोमोसोम की संख्या मतलब गुणसूत्र संख्या आपसे पूछी गई है। तो इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसके बारे में पूछा गया है कि डिप्लॉइड जो स्पीसीज होती है इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, ये होते हैं 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि धान में बोनेपन गुण के लिए कौन सी जीन जिम्मेदार है। धान में बोनेपन जो इसमें होता है इसका जीन होता है। दोबारा से क्वेश्चन को समझिए कि धान में जो बोनापन पाया जाता है, ड्वार्फनेस होता है, तो इसके लिए कौन सी जीन जिम्मेदार होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको पहले ही दे रखे हैं कि जैसे कि मान लीजिए टिप्ट 23A, DGU, नोरेन 10 या फिर APEC 2। तो शायद आपको ये पता है कि जो ड्वार्फनेस जीन होती है धान में वो कौन सी पाई जाती है। अगर आपको पता है तो जल्दी से राइट आंसर बताइए, क्या होगा, A, B, C या फिर D। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है धान में बोनेपन गुण के लिए या जो ड्वार्फनेस होता है इसमें कौन सी जीन के लिए होता है या फिर कौन सी जीन जिम्मेदार होती है, वो होती है, याद रखिएगा, DGU नामक जीन होती है। कौन सी होती है, DGU नामक जीन होती है। और अगर आपसे पूछता है नोरेन 10, तो नोरेन 10 जो ड्वार्फनेस होती है ये होती है, याद रखिएगा, गेहूं में होती है। हमने ये तो जान लिया कि जो DGU जीन होती है धान में ड्वार्फनेस के लिए उत्तरदायी है। अगर आपसे पूछता है नोरेन 10, तो नोरेन 10 किस में होती है, गेहूं फसल में बोनेपन का जो कारण होता है वो कौन सी जीन होती है, वो होती है नोरेन 10 जीन होती है। ओके, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है। गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत होता है, मतलब इसमें कौन सा विटामिन सबसे अच्छा पाया जाता है या फिर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप कैसे भी समझ सकते हो कि विटामिन A, विटामिन B, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर विटामिन K। तो अगर आपसे पूछता है, याद रखिएगा, गोल्डन राइस, तो जो सुनहरा चावल होता है, गोल्डन राइस होता है, तो इसमें कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है, ये पाया जाता है विटामिन A पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है सबसे अधिक, ये पाया जाता है विटामिन A पाया जाता है। और विटामिन A में भी आपको एक
पॉइंट बताया गया था इसमें पाया था, याद रखिएगा बीटा कैरोटीन पाया है। कौन सा पाया है? बीटा कैरोटीन तत्व पाया है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रख पाओगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि गोल्डन जो राइस होता है इसमें कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया है? ये पाया है विटामिन ए। उसके बाद में आपको क्या याद रखना है कि विटामिन ए में कौन सा होता है? बीटा कैरोटीन सबसे ज़्यादा पाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि सुपर राइस की कल्पना किसके द्वारा दी गई थी? मतलब जो सुपर राइस दिया गया था, ठीक है, जो सुपर राइस की जो परिकल्पना है या फिर सबसे पहले इसकी जो खोज की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी, या फिर जो अवधारणा थी ये किसके द्वारा दी गई थी? जीएस सल के द्वारा, जीएस खुश के द्वारा, वीएल चोपड़ा के द्वारा या फिर योशिदा के द्वारा? आपने यहाँ पर आपको यहाँ पर पहचाना क्या है कि जो सुपर राइस की कल्पना है ये किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए ए, बी, सी या फिर डी, और राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो याद रखिए कि ये जो परिकल्पना दी गई थी या फिर जो कल्पना दी गई थी सुपर राइस की, ये किसके द्वारा दी गई थी? जीएस खुश के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? जीएस खुश के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी मतलब फर्टिलाइजर सब्सिडी कब शुरू की थी? ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो फर्टिलाइजर जो सब्सिडी दी जाती है इसका जो शुरुआत की गई थी कब से की गई थी? 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1969, 1 नवंबर 1977 या फिर 2 अक्टूबर 1988? जल्दी से पहचानिए और राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो फर्टिलाइजर जो सब्सिडी दी जाती है ये कब से शुरू की गई थी? तो याद रखिए अगर आपसे पूछता है फर्टिलाइजर सब्सिडी तो इसकी जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी 1 नवंबर 1977 से स्टार्ट की गई थी। मतलब 1 नवंबर 1977 से इसे स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो भी आपके क्वेश्चंस थे जो कि धान से पूछे गए थे उनको यहाँ पर हमने आज क्लियर कर लिया है। कल आपका जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा, याद रखिएगा गेहूँ से जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं एसआर काटवा में एग्रोनॉमी से संबंधित उन सभी को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो नेक्स्ट क्लास है हमारे सेकंड चैनल पर लगेगी, इसलिए आप जल्दी से जल्दी एग्रीबाई जो दीपक सर हमारा चैनल है उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से लाइव आ जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर इसका टाइम 8 बजे है तो उसका आपका जो टाइम रहेगा ये रहेगा 8:30 बजे। ठीक है, तो जल्दी करिए, सेकंड चैनल पर लाइव आ जाइए, हम वहाँ पर लाइव है। ठीक है,